हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर 6 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, और इसे हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ एंड रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिव डिके के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जिसमें कोई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल होता है विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशंस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्रोसेस है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं वो दे दिए जाए, और कोई अगर आपसे पूछे कि एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो कब डिके होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि वो कब डिके होगा। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आपको हाथ में उठाते ही डिके हो जाए, हो सकता है कि वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद या फिर हजारों साल बाद जो है तब भी डिके ना हो। अगर आप रेडियो एक्टिविटी की रैंडमनेस को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपके पास एक रेडियो एक्टिव एटम है, तो आप ये नहीं बता सकते कि इस रेडियो एक्टिव एटम का 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद क्या होने वाला है। ये रेडियो एक्टिव एटम कुछ समय बाद डिके जरूर होगा, बट आप उस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास इसी प्रकार के 10,000 रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, 1 लाख रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, या फिर इससे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, तो आप इस चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ऐसे होंगे जो कि डिके हो चुके होंगे या फिर अनडिकेड रह जाएंगे आफ्टर सम टाइम। तो इस बात का आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस होती है। आप एक रेडियो एक्टिव एटम के लिए, एक सिंगल इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एटम के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट आप बहुत सारे कलेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के लिए एक अच्छा एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की रैंडमनेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक चौक पर जाते हैं जहां पर गाड़ियां जो हैं वो चारों डायरेक्शंस में से आती हैं या फिर जाती हैं। तो वहां पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन आपको मिलता है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और आप उससे पूछते हैं कि बताइए सर कि अगली गाड़ी जो है वो कौन सी डायरेक्शन से आएगी। तो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है ऑब्वियसली हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे बता सकता हूँ मैं कि अगली गाड़ी जो है वो कौन सी डायरेक्शन से आएगी। ठीक इसी प्रकार से आप ये नहीं बता सकते, इस बात का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एटम जो है वो कब डिके होगा। तो स्टूडेंट्स, अब क्या किया जाए? अब आप ये कर सकते हैं कि आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलेंगे आप बैठो और 1 साल तक आप ट्रैफिक को ऑब्जर्व करो, डाटा कलेक्ट करो कि कौन सी डायरेक्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपकी गाड़ियां हैं वो आती हैं।
तो वो ट्रैफिक पुलिसमैन 1 साल बैठता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता है, डाटा कलेक्ट करता है और 1 साल बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद, स्टडी करने के बाद वो आपको बताता है कि लेफ़्ट साइड से जो है वो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं, पीछे से उससे कम आती हैं, आगे से उससे और कम आती हैं और सबसे कम आती हैं राइट साइड से। ठीक इसी प्रकार से एक स्टैटिस्टिकल लॉ ऐसा है जो कि हम रेडियो एक्टिविटी पर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल लॉ ऐसा है कि इसको आप एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पर अप्लाई नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एटम पर अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे तभी आप ये लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो अल्फ़ा डिके हो, बीटा डिके हो, गामा डिके हो, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं क्योंकि इन तीनों प्रोसेसेस में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं। बट इन तीनों रेडियो एक्टिव प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है और वो है वो स्टैटिस्टिकल लॉ जो हम इन सभी प्रोसेसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद रदरफोर्ड एंड सॉडी ने एक लॉ डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वो लॉ जो है सभी प्रकार के मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर अप्लाई किए जा सकते हैं। आज हम उसी लॉ को ड्राइव करेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी जो है वो रैंडम प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको पूरी डिटेल में अभी बताया। सेकेंड पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके और डिसइंटीग्रेट। ये आप बिल्कुल नहीं बता सकते, इस बात की भविष्यवाणी आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कब डिके होगा, कब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, कब वो बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, कब वो गामा रेडिएशन एमिट करेगा। इस बात की प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता विद एक्यूरेसी। आप पर्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डिके एट एनी टाइम बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इन्फिनिटी। एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो सकता है वो पहले आवर में ही डिके कर जाए, अगले दिन ही डिके कर जाए और आप वेट करते रह गए कब डिके होगा और आप सो गए और आपके सोते सोते वो डिके कर गया। हो सकता है वो हजारों सालों तक डिके ना हो। मींस कोई भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के बीच में डिके हो सकता है, बट वो किस टाइम डिके होगा ये आप नहीं बता सकते, इसकी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स लिखने के बाद हम बात करेंगे 4th पॉइंट की, जो कि होगा आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। Rutherford and Soddy conducted experimental study on different kinds of radioactive nuclei and gave a statistical law called law of radioactive decay or radioactive decay law or Rutherford-Soddy law of radioactive decay। Rutherford and Soddy ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक हमें स्टैटिस्टिकल लॉ दिया जो कि मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर एप्लीकेबल था। ये लॉ जो है सभी प्रकार के रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस पर एप्लीकेबल था, चाहे वो अल्फा डिके हो, चाहे बीटा डिके हो, चाहे गामा डिके हो। और इसी स्टैटिस्टिकल लॉ को बोला गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिव डिके लॉ भी बोलते हैं। और इसके नाम पर रदरफोर्ड एंड सॉडी के नाम पर इसको हम रदरफोर्ड सॉडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हैं। तो इसी लॉ को हम आज ड्राइव करेंगे। तो ये लॉ हमें कहता क्या है, इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे जो आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बना के आएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मान लीजिए ये कंटेनर है हमारे पास जिसमें हमने बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या फिर रेडियो एक्टिव एटम जो हैं वो कंटेन किए हुए हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है यहाँ पर n0 और कुछ समय बाद आफ्टर टाइम t जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे डिके होने के बाद वो रह जाएंगे n। तो हम मान लेते हैं कि dt टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, dn नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं। इन एटम्स के डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
वो डिपेंड करेगा कि उस समय पर हमारे सैंपल में कितने रेडियो एक्टिव एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अगर आपके पास कंटेनर के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एटम्स हैं तो जो डिके रेट होगा उनका वो भी ज़्यादा होगा, वो फटाफट अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जो है वो एमिट करेंगे। कुछ समय बाद जब उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम रह जाएंगे तो वहाँ पर डिके रेट भी जो है वो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से वो भी कम हो जाएगा। मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जो कि अनडिकेड हैं, जो कि डिके नहीं हुए हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका डिके रेट। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो आपका डिके रेट भी ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ एटम्स कम हैं तो डिके रेट भी कम होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब इसी डेफिनेशन को हम वर्ड्स में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है उस समय पर कितने प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर कम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस समय पर तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होगा। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास dn नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं dt टाइम में, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी dn बाई dt। किस रेट से हमारे नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिके हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं dn बाई dt, दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा dn बाई dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या फिर रेडियो एक्टिव डिके लॉ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की डेरिवेशन सॉल्व करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, तो वो कांस्टेंट होगा लैम्डा। सो dn बाई dt विल बी इक्वल टू लैम्डा n। अब लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, कई बुक्स में इसको रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी लिखा होता है, तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं। जो लैम्डा होता है ये टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेडियो एक्टिव सैंपल लिया है, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया है। चॉइस ऑफ सैंपल पर डिपेंड करती है लैम्डा की वैल्यू। फॉर एग्जांपल यूरेनियम के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, पोलोनियम के लिए कुछ और होगी, थोरियम के लिए कुछ और होगी एंड सो ऑन। सो लैम्डा जो है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइम के साथ साथ जो हमारे रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशियली t इक्वल टू 0 पर n नॉट नंबर ऑफ एटम्स थे और टाइम t इक्वल टू t पर n नंबर ऑफ एटम्स रह गए जो कि ऑब्वियसली n 0 से कम होंगे। तो यहाँ पर हमें माइनस साइन भी लगाना होगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपके रेडियो एक्टिव एटम जो हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। नेगेटिव साइन शोज दैट एज टाइम इंक्रीजेस नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे, n को यहाँ लेके आएंगे और dt को वहाँ लेके जाएंगे, तो आपको मिलेगा dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt। जब टाइम 0 था तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, n0 थे, और जब टाइम t हो गया तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, n हो गई। तो यहाँ पर लिमिट जो है वो इस हिसाब से आपको लगानी होगी। एट टाइम t इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एटम्स इज n0, एट टाइम t नंबर ऑफ एटम्स इज n। तो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब dn बाई n का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log बेस en, और यहाँ पर n0 और n आ जाएगा, लिमिट्स यहाँ जाएंगी। माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t0 टू t यहाँ पर आ जाएगा। पहले आप n की जगह n पुट करेंगे, फिर माइनस n की जगह n0 पुट करेंगे, तो आपको मिलेगा log बेस e
n माइनस लॉग बेस ई एन जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ई एन बाई एन जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। और लॉग को अगर हम उधर भेज दें तो वो उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। सो n बाई एन जीरो विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। सो n विल बी इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो t समय के बाद आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो अनडिकेट रह जाएंगे वो होंगे n। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो एक्सपोनेंशियली प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दस अ रेडियो एक्टिव सैंपल विल डिके एक्सपोनेंशियली। तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। और आप देख सकते हैं जब आप टाइम को जीरो पुट करेंगे यहाँ पर व्हेन t इज इक्वल टू जीरो तो e की पावर जीरो 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू एन जीरो आ जाएगा। तो जब टाइम जीरो था तो नंबर ऑफ एटम कितने थे, जितने हमारे इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे एन जीरो के बराबर। यही तो कंडीशन थी हमने जो अपने डायग्राम में बनाया था कि जो टाइम t इक्वल टू जीरो था वहां पर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एन जीरो थे। और अगर आप n को जीरो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो पूरी तरह से डिके कर जाए, डिसइंटीग्रेट कर जाए, तो उसके लिए आपको टाइम कितना लेना होगा सोच के देखिए। टाइम को आपको यहाँ पर लेना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी जब आप t की जगह इन्फिनिटी लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी या t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपका जो n है वो जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को कितना समय लगता है पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होने के लिए, इनफाइनाइट समय लगता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। जब नंबर ऑफ अनडिकेट एटम जीरो हो जाएंगे उसके लिए आपको इनफाइनाइट टाइम तक जाना होगा। तो ये लाइन लिख के आप एंड करेंगे, एंड इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर होल ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल टू डिसइंटीग्रेट। तो इनफाइनाइट टाइम लगता है सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। तो इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ले लें, यहाँ पर टाइम ले लें, तो जब टाइम जीरो था तो हमारे इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एन जीरो थे। मान लीजिए एन जीरो यहाँ पर है, दिस इज द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा और इनफाइनाइट समय पर जाकर ये कंप्लीटली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए ये कर्व जो है हमने नीचे वाले एक्सिस के साथ टच नहीं करी, ये इन्फिनिटी पर जाकर टाइम एक्सिस को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो आप एग्जाम में ड्राइव करके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।